हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक कॉर्पोरेशन का चैप्टर 22 से 24 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले एक ही चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें देख लें, जिससे आपको आगे की पूरी स्टोरी समझ में आएगी। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग में हम राज्यसभा का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम कहता है कि फादर, क्या आपने मुझे बुलाया है? तो राजा कहता है कि हाँ, तुम आराम से खड़े रह सकते हो, और एक अपील उठाकर कहता है कि क्राउन प्रिंस, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स ये समझने में असमर्थ रहे कि आखिर तुमने कहा क्या था। और राजा कहता है चीफ स्टेट काउंसलर। तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं जी महाराज। और राजा कहता है कि ये आपकी अपील है ना, इसे अभी क्राउन प्रिंस के सामने पड़ी है, जिस पर दूसरे ऑफिसर्स थोड़े संकोच में होते हैं और चीफ स्टेट काउंसलर भी थोड़े संकोच में कहते हैं कि महाराज। तब राजा अपील चीफ यूनिट को देते हुए कहता है कि ये अपील उस पर्सन को दो ताकि वह ये क्वेश्चन स्वयं पूछे, ताकि इन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ना बचे। तो चीफ यूनिट अपील को लेते हुए कहता है जैसा आपका आदेश महाराज। और फिर हम चीफ स्टेट काउंसलर को देखते हैं जो अपील पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं चीफ स्टेट काउंसलर रियोग जोगनू अपना सर महाराज के सामने झुकाता हूँ। तब राजा गुस्सा होता है और कहता है कि ये फालतू की बातों को हटाओ और सीधा मेन पॉइंट पर आओ। तो चीफ स्टेट काउंसलर थोड़ा संकोच करते हैं और कहते हैं कि जो क्राउन प्रिंस का पॉलिटिकल व्यू है वह पहली नजर में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी खराबियां हैं। पहली कि हमारा किंगडम नियो कन्फ्यूजियम की आइडियोलॉजी पर चलता है, लेकिन जो क्राउन प्रिंस कह रहे हैं वह बिल्कुल लीगलिज्म की फिलॉसफी से मेल खाता है। लीगलिज्म की टीचिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और ये हमारी कंट्री को भी हार्म करेगा। दूसरा, क्राउन प्रिंस का सजेशन है कि हमें इलीजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि इलीजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर प्रतिबंध ये है कि उन्हें जो फैमिली के मेन चाइल्ड होता है से अलग समझा जाता है, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये डिस्क्रिमिनेशन उनके बच्चों के बच्चों तक भी चलता ही रहता है। और चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि ये प्रतिबंध लेजिटिमेट चिल्ड्रंस पर स्वयं राजा किंग तंजोंग द्वारा लगाए गए थे। यदि हम इन्हें अभी हटाएंगे तो ये हमारे नेशन पर बहुत खराब प्रभाव डालेंगे। यदि हम कॉन्क्यूबाइन के बच्चों को ये परमिशन दे दें कि वह ऑफिशियल लेवल की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पुरानी डायनेस्टी के समय पर विटनेस किया था कि वह लोग अपनी गवर्नमेंट पोजीशन का अपने स्वयं के फायदे के लिए उपयोग करेंगे। तीसरा, क्राउन प्रिंस ने कहा कि हमें ऑफिशियल्स की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। यदि हम ऑफिशियल्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इससे लोगों पर और ज्यादा भार पड़ेगा। मेरे हम्बल ओपिनियन में यदि लोकल मजिस्ट्रेट का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें सिंपली लोकल स्कॉलर्स से मदद ले लेनी चाहिए। ये तीन ऐसी मेन समस्याएं हैं जिन्हें मैंने क्राउन प्रिंस के पॉलिटिकल व्यू में नोटिस किया है। तो किम चीफ स्टेट काउंसलर को घूर कर देखता है और कहता है कि महाराज, आपका ये बेटा परमिशन चाहता है ताकि यह इन सवालों के जवाब दे सके। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। तो किम कहता है कि पहला, चीफ स्टेट काउंसलर ने मेंशन किया कि हमारे नेशनल की आइडियोलॉजी न्यू कन्फ्यूजियम के ऊपर है, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे किंगडम की नेशनल आइडियोलॉजी महान लोगों द्वारा दिया गया राजा कमारू और लोग उसके आधार हैं। ये हमारे नेशनल की आइडियोलॉजी है। न्यू कन्फ्यूजियम तो केवल एक टूल है जो हमारी इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता है। जिसे सुनकर चीफ स्टेट काउंसलर चौंकते हैं और इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि राजकुमार, लेकिन किम रुकता नहीं और कहता है कि न्यू कन्फ्यूजियम केवल कन्फ्यूजियम की एक ब्रांच है। यदि हम इसे फॉलो करेंगे तो ये हमारे सोचने को नजरिए को बहुत छोटा करता है। यदि मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो राजा का मार्ग भोजन है और थाली उसकी आइडियोलॉजी, सिस्टम और रेगुलेशन है। हमें क्लियरली इन दोनों के बीच अंतर करना चाहिए जब हम राजा के मार्ग को स्थापित करें तो कि क्या टूल है और क्या राजा का मार्ग है। जिसे सुनकर चीफ स्टेट काउंसलर बहुत गुस्से में किम को देखते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस, लेकिन किम रुकता नहीं और कहता है कि दूसरा कि चीफ स्टेट काउंसलर ने मेंशन किया है कि यदि हम कॉन्क्यूबाइन के चिल्ड्रन के ऊपर से प्रतिबंध हटा दें तो वह गवर्नमेंट पोजीशंस का लाभ लेकर स्वयं का फायदा करेंगे। लेकिन क्या केवल वही अकेला इस पोजीशन का फायदा उठाएंगे? लेकिन क्या हमारी पुरानी डायनेस्टी के समय से ही पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंशियल फैमिली क्या अपनी पावर का लाभ उठाकर हमारी स्टेट को करप्ट नहीं कर रहे हैं? सब कुछ कॉन्क्यूबाइंस के बच्चों पर डाल देना, क्या यह एक फेयर ट्रीटमेंट है? और इतना ही नहीं, क्या हमारा लॉ ये नहीं कहता कि हमें कॉन्क्यूबाइंस नहीं रखनी चाहिए? उसके बावजूद भी बहुत से मिनिस्टर्स हैं जिनकी कॉन्क्यूबाइंस हैं। कॉन्क्यूबाइंस मतलब दूसरी पत्नी। क्या यही नोवेल्टी का रास्ता है कि वह अपने गलत चीजों को दबा दें और केवल कॉन्क्यूबाइंस के बच्चों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करें? जिसे सुनकर मंत्री लोग चुप रहते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। और फिर किम कहता है कि तीसरा, चीफ स्टेट काउंसलर ने कहा है कि लोकल मजिस्ट्रेट के पास यदि ज्यादा वर्क हो तो उन्हें लोकल स्कॉलर्स की मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन जब से मैंने आदर के साथ बैठना चालू किया है और जब से मैंने गवर्नमेंट अफेयर्स
को देखना चालू किया है। मैंने हजारों रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पूरे राज्य से, जहाँ पर बिना किसी मदद के कारण लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जहाँ पर किसी लोकल स्कॉलर्स ने उन सभी की मदद की हो या उन्हें कुछ अनाज ही दिया हो। और इतना ही नहीं बल्कि और जब भी अकाल का समय पड़ता है तो वह स्कॉलर्स इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करते हैं और गरीब परिवारों को लोन देते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मोटा अमाउंट ब्याज के रूप में वसूलते हैं। इसके कारण लोगों के पास अपना शरीर बेचने के अलावा कुछ नहीं बचता और वह अंत में रिफ्यूजी बन जाते हैं, जिनके पास ना तो घर होता है ना ही कोई जमीन। और फिर किम चीफ स्टेट काउंसलर की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है कि चीफ स्टेट काउंसलर, तो बताइए मुझे उन गरीब लोगों के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है, टाइगर या फिर रॉयल कोर्ट ऑफिसर्स और लोकल ऑफिशियल्स। जिस पर चीफ स्टेट काउंसलर कुछ नहीं बोल पाते और राजा चीफ स्टेट काउंसलर को देखता है और राजा कहता है कि मैं भी आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। चीफ स्टेट काउंसलर प्लीज इसका जवाब दीजिए। तो चीफ स्टेट काउंसलर के पास कोई शब्द नहीं होते और दूसरे लोग कहते हैं कि आखिर चीफ स्टेट काउंसलर कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो चीफ स्टेट काउंसलर अपने दोनों हाथों को जम से पकड़ता है और कहता है कि ये लोकल स्कॉलर्स, जिस पर हम दूसरे मंत्रियों को देखते हैं जो भी शांत खड़े होते हैं। और राजा कहता है कि दूसरे लोगों के द्वारा जो अपील फाइल की गई होगी वह सेम ही चीफ स्टेट काउंसलर की तरह होगी या फिर उससे कुछ मिलती जुलती होगी। यहाँ पर जो भी अपील फाइल की गई हैं वह सभी डिफरेंट पीपल के द्वारा फाइल की गई हैं, लेकिन उन सभी का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। ये तो कितनी अजीब बात है ना। और राजा एक अपील को उठाता है और कहता है कि लेकिन ये अपील में कुछ अलग ही लिखा है, क्राउन प्रिंस इसे पढ़िए। और किम कहता है जी, और किम उस अपील को पढ़ता है और फिर राजा कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और किम गहरी सांस लेता है और कहता है कि उपभोग जैसी कोई चीज नहीं है। यदि उपभोग को बढ़ा दिया गया तो हमारा समाज एक ऐसे राज्य में बदल जाएगा जहाँ विलासिता को प्रोत्साहन किया जाएगा और सद्गुणों की बजाय धन को सम्मान दिया जाएगा। और कहता है कि इसी सब से बचने के लिए हमारे पुराने महान लोगों ने हमारी सोसाइटी को 4 भागों में बांटा था और हमें बताया जाता है कि उस सोसाइटी की 4 क्लासें थी, स्कॉलर्स, फार्मर्स, शिल्पकार और ट्रेडमेन्स। और किम कहता है कि महाराज, आपका ये बेटा सोचता है कि जिस इंसान ने भी ये अपील फाइल की है उसे बहुत कठोर दंड देना चाहिए। जिस पर वित्त मंत्री चौंकते और मन में सोचते हैं कि ये तो सोचने वाली बात है कि क्राउन प्रिंस भी किसी को पर्सनली पनिशमेंट देने के लिए कह रहे हों। और किम चिल्लाकर कहता है कि पहला, अभी तक मैंने जितने भी लोगों के पॉलिटिकल व्यू पढ़े हैं उसमें से किसी महान पुरुष ने ऐसी हायरार्की वाली सोसाइटी को बनाने का मेंशन नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति ने उन लोगों की वाक्यों को इस तरह से मरोड़ा है ताकि यह व्यक्ति राजा के कान और आंखों को बंद कर सके। ये पूरी तरह से डिसलॉयल्टी है, तो इस तरह के व्यक्ति को जरूर कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए। जिस पर इंस्पेक्टर जनरल गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस, जिस व्यक्ति ने भी ये प्रति विद्रोह पत्र आपके खिलाफ दायर किया है वह इस कंट्री की परवाह करता है। उसे सिर्फ इसलिए पनिश करना क्योंकि आप उसके इस प्रति विरोध पत्र को पसंद नहीं करते, ये तो गलत है। और किम कहता है केवल उसने प्रति विद्रोह पत्र सबमिट नहीं किया बल्कि उसने दोष लगाया है। इस तरह के शब्दों को हम केवल प्रतिवाद नहीं कह सकते। और इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि पुराने समय से महान लोगों ने कहा है कि फ्यूल खर्ची एक कंट्री के लिए बीमारी है, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। आखिर आप फ्यूल खर्ची को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? क्या यह कम खर्ची से बेहतर है? तो किम कहता है कि तो चलो मुझे इसे इस तरीके से कहना चाहिए, क्या महान लोगों ने ये कहा है कि नोवेल्टी को गरीब लोगों का खून चूस लेना चाहिए? क्या महान लोगों ने ये कहा है कि हमें लोगों को अनाज उधार में देना चाहिए और उनसे उस अनाज का आधा हिस्सा केवल ब्याज में मांगना चाहिए? जिस पर इंस्पेक्टर जनरल कुछ नहीं कह पाते और किम कहता है कि हर साल लोग ब्याज दरें बढ़ने के कारण स्लेव बनते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों को ऐसे ही जाने देना चाहिए क्योंकि यह पुराने समय से चलता आ रहा है। इंस्पेक्टर जनरल, आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं और आप अपने आप को जोशियन का सब्जेक्ट बताते हैं? यहाँ पर एक प्रकार से किम ने इंस्पेक्टर जनरल पर जिसके खिलाफ गद्दारी का आरोप लगा दिया। इतना सुनते ही राजा चिल्लाकर कहता है कि क्राउन प्रिंस वहीं रुक जाइए। तो किम राजा के सामने झुक जाता है और राजा कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारा ओपिनियन कितना सही है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। तो किम कहता है कि आप बहुत महान हैं महाराज। और राजा कहता है चीफ सेंसर आप बाहर आइए। तो चीफ सेंसर बाहर आते हैं और कहते हैं जी महाराज। और राजा कहता है कि इस अपील को आप क्राउन प्रिंस से लीजिए। इस अपील का एक पार्ट क्राउन प्रिंस ने नहीं पढ़ा, क्योंकि यह अपील ऑफिस ऑफ सेंसर से आई है, इसलिए ये आपका राइट है कि आप चीफ सेंसर इसे पढ़ें। तो चीफ सेंसर उसे पढ़ता है और उसकी आंखें चढ़ जाती हैं और वह उस अपील को जो उसे पढ़ता है और कहता है कि ऐसे शब्द और झुककर कहता है कि महाराज, इस अपील में जो भी ओपिनियन लिखा गया है वह उस व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन है, इसका ऑफिस ऑफ सेंसर से कुछ लेना देना नहीं है महाराज। और हम देखते हैं कि सभी मंत्री चौंक जाते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है। और राजा कहता है कि मुझे पता है, इसलिए ना ही मैंने और ना ही क्राउन प्रिंस ने उस पार्ट
को पढ़ा है तो चीफ सेंसर बहुत डर में होते हैं और कहते हैं कि महाराज आप महान हैं। और राजा कहता है कि जिसने भी यह अपील लिखी है उसकी पनिशमेंट को हम बाद में डिसाइड करेंगे। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर राज्यसभा समाप्त हो गई होती है और हम इंस्पेक्टर जनरल को देखते हैं जो कहते हैं चीफ सेंसर आखिर उस अपील में लिखा क्या था। तो चीफ सेंसर कुछ नहीं कहते और वहाँ दौड़ लगाकर भाग जाते हैं। जहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, चीफ सेंसर भाग कर जाकर उस बंदे की कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कमीने आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कुछ ऑफिस ऑफ सेंसर के बंदे चीफ सेंसर को रोकते हैं और कहते हैं प्लीज शांत हो जाइए। चीफ सेंसर कहते हैं कि मुझे मत रोको, ये कमीना हम सभी को मरवाना चाहता है। तो वह लोग कहते हैं कि आखिर आपका मतलब क्या है। सेंसर उसे घूर कर देखते हैं कि तुम कमीने आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से हटाना चाहते हो। हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो चैप्टर नंबर 21 में क्राउन प्रिंस को हटाने की बात कर रहा होता है। चैप्टर 23 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर चीफ सेंसर उस बंदे की कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने आखिर तुम क्राउन प्रिंस को हटाने की बात कैसे सोच सकते हो। इतना सुनकर जो लोग चीफ सेंसर ऑफिसर को पकड़े होते हैं वह अपना हाथ छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। और चीफ सेंसर पूछते हैं कि चलो बताओ मुझे आखिर कौन क्राउन प्रिंस को हटाने की बात कर रहा था। तो वह बंदा कहता है कि आखिर हम कैसे ऐसे इंसान को क्राउन प्रिंस बने रहने दे सकते हैं जिसने न्यू कन्फ्यूशियम की टीचिंग को छोड़ दिया हो और वह अब गंदे विचारों से भर गया हो। तो चीफ सेंसर ऑफिसर कहते हैं कि क्या तो इसलिए तुम क्राउन प्रिंस को हटाना चाहते हो जो कि केवल 9 ही साल के हैं, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है। और फिर वह बंदा कहता है कि आखिर ये क्या लेना देना है इससे, हमें महान लोगों की टीचिंग को प्रिजर्व करना चाहिए। तो चीफ सेंसर ऑफिसर कहते हैं कि तुम बेवकूफ कमीने, यदि तुम सॉवरेनिटी की दिशा को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें सही समय, सही वक्त और सही एडवांटेज का उपयोग करना चाहिए था। जो अभी के राजा हैं वो क्राउन प्रिंस इसलिए बन पाए क्योंकि उनके साथ सभी चीजें अलाइंड थी, लेकिन अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। तुम अपने इस बेवकूफी भरे जजमेंट के साथ तुम पूरे सेंसर ऑफिस की ऑफिसर्स की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। तो वह बंदा कहता है कि आखिर स्कॉलर ऑफिसर्स जो चीज सही नहीं उसे गलत क्यों नहीं कह सकते। ये तो नेचर है कि जब कोई इंसान प्रतिरोध वाला पत्र लिखे तो उसे अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना सुनकर सभी ऑफिसर्स चौंकते हैं। चीफ सेंसर ऑफिसर कहते हैं कि क्या, और उसकी कॉलर को छोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, आखिर इस जैसा मूर्ख इंसान ऑफिसर्स कैसे बन गया। अब तो हम सब लोग मरने वाले हैं। और फिर हम क्राउन प्रिंस के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर वह कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह इतना खराब होगा और सोचता है कि आखिर चीफ स्टेट काउंसलर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है कि ये बुड्ढे लोग हमेशा पुरानी चीजों को लाते रहते हैं। और कहता है कि नहीं, यदि मैं उन लोगों के नजरिए से सोचूं तो ऐसा ही होता। यदि मेरी जगह कोई और होता और वह हमें ये रिकमेंड करता कि हमें एग्रीकल्चर को छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह हमें कमर्शियल और इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, तो मेरा भी सेम रिएक्शन होता। और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। और फिर गुस्से में कहता है कि क्या वह लोग सोचते हैं कि क्या वही अकेले लोग अपील फाइल कर सकते हैं, क्या उन लोगों को नहीं पता कि मुझे भी अपील फाइल करना आता है। और हम बाहर यूनिक को देखते हैं जो ये सब बातें सुन रहा होता है। और फिर हम रॉयल सेक्रेटरी को देखते हैं जो एक यूनिक को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी अपील्स रहती हैं और कहती हैं कि तुम तो ईस्टर्न पैलेस के यूनिक हो ना, आखिर तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अपीलों को देखकर कहता है कि ये सब क्या है। तो वह यूनिक कहता है कि ये अपील वह हैं जिन्हें क्राउन प्रिंस ने लिखा था। इतना सुनकर ही चीफ रॉयल सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या, और पूछते हैं कि इतनी सारी। यूनिक कहता है कि हाँ। तो रॉयल सेक्रेटरी कहते हैं हे भगवान, आज भी मैं घर नहीं जा पाऊंगा। और फिर हम राजा को देखते हैं जो इतनी सारी अपील्स को देखकर हंसता है और कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है कि वह इतनी सारी अपील्स को लिख दिया, वह मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं उसे अपील लिखने के लिए नहीं रोक सकता। और कहता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैंने इतनी शॉकिंग अपील देखी है। और कहता है चीफ स्टेट काउंसलर क्यों ना आप इस अपील को पढ़ें। तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जी महाराज, और अपील को पढ़ते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं और कुछ नहीं बोलते। और इंस्पेक्टर जनरल को देखते हैं जो सोचता है कि आखिर लिखा क्या है। और राजा कहता है कि चीफ यूनिक इस अपील को वित्त मंत्री को दो। और कहता है कि वित्त मंत्री इसे तेज पढ़िए ताकि सब लोग इसे सुन सकें। तो वित्त मंत्री कहते हैं जी महाराज। और वह अपील को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं महाराज का लॉयल सब्जेक्ट क्राउन प्रिंस हायांग अपनी इस अपील को सबमिट करता हूँ। और कहता है कि बहुत से मिनिस्टर्स ने मुझ पर ये आरोप लगाया है कि मैं लीगलिज्म की टीचिंग को फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने क्यून डायनेस्टी के समय की जो सिटी हॉल हुई हैं उनका एग्जाम्पल दिया, लेकिन क्या उन लोगों को नहीं पता कि क्यून डायनेस्टी नहीं गिरी क्योंकि वह लीगलिज्म की टीचिंग को फॉलो कर रहे थे। वह सिटी इसलिए कोलैप्स हुई क्योंकि एम्पायर योंग सिंह योंग और उनके सब्जेक्ट ने ऊपर वाले के नियमों को छोड़ दिया था। उन्होंने मासूम लोगों को लूटा और उन्हें मारा, इसलिए किन डायनेस्टी गिरी है। लेकिन वह लीगलिज्म की टीचिंग ही थी जिन्होंने किन डायनेस्टी को वार्निंग
वार्निंग स्टेट पीरियड में एक लीडर के रूप में उभारा। वार्निंग स्टेट पीरियड उस समय को कहते हैं जब प्राचीन चाइनीज हिस्ट्री में प्रशासनिक और मिलिट्री रिफॉर्म हुए थे और अभी भी लीगलिज्म की टीचिंग एक फंडामेंटल लॉ की तरह जिंदा है। तो आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? और उन लोगों में एक कहावत है कि एक जायंट ट्री तब तक नहीं गिर सकता जब तक उसकी जड़ें बहुत मजबूत हों, चाहे हवा कितनी ही तेज क्यों न हो। एकताओं को अटेंड करने और कंट्री को गवर्न करने का रास्ता सेम ही है। और हमारा किंगडम जिसने अभी अपनी जड़ें फैलाई हैं, यदि वह एक बड़ा ट्री बनना चाहता है तो मैं बिलीव करता हूँ कि हमें विभिन्न प्रकार के आइडियाज को अपनाना चाहिए और हमें अपनी जड़ों को और मजबूत और अंदर तक फैलाना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि न्यू कन्फ्यूजियम की टीचिंग अकेली नहीं है जो महान लोगों के विचारों को फॉलो करती हैं। ये अपील सुनकर सभी मंत्री चुप रहते हैं और किंग कहता है कि आखिर वह मेरा बेटा है, क्यों वह बहुत होशियार है ना। और कहता है कि क्योंकि क्राउन प्रिंस की अपील बहुत ज्यादा शॉकिंग है, इसलिए मुझे पता है कि तुम सभी के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, इसलिए मैं सभी मिनिस्टर्स के ओपिनियन को सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप सभी लोग कुछ समय लीजिए और इसका आंसर एक अपील के रूप में दीजिए। तो सभी मंत्री कहते हैं कि जैसा आपका आदेश महाराज। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम अपने यूनिट के साथ घूम रहा होता है और मन में सोचता है कि क्योंकि अब मैंने अपनी सारी बातें उन अपील में कह दी हैं तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। और तभी हम चीफ रॉयल सेक्रेटरी को देखते हैं जो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े होते हैं, जिन्हें 2 सेक्रेटरी संभालते हैं और कहते हैं कि प्लीज उठ जाइए। तो चीफ रॉयल सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं अब और नहीं कर सकता। तो एक सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ पर पड़े रहने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्या आप उन अपील्स के पहाड़ को नहीं देख सकते? तो चीफ रॉयल सेक्रेटरी होते हैं और कहते हैं कि प्लीज कोई मुझे अभी मार दो, जिसे देख करके सोचता है कि समस्या ये है कि जो विरोधी फोर्स है वह बिना थके बहुत सारी अपील्स फाइल करते जा रहे हैं। यदि मैं पब्लिक का ओपिनियन अपनी साइड करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और कहता है कि मुझे लोगों को वेरुलेशन की प्रमाणिकता को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी साबित करना होगा, क्योंकि लोग तभी न्यू कल्चर को अपनाते हैं जब उनके अंदर न्यू कल्चर को लेकर विश्वास हो। और यदि उन लोगों को इस पर विश्वास हो गया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाऊं। और मन में रॉयल सेक्रेटरी कहता है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा राजा को रिपोर्ट देता है कि जहां पर हमने वेरुलेशन को इम्प्लीमेंट किया है उस क्षेत्र में बहुत कम लोगों को स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई है। और हमें बताया जाता है कि वेरुलेशन क्राउन प्रिंस ली हायांग ने काउपॉक्स ट्रीटमेंट मेथड को वेरुलेशन का नाम दिया है। और बंदा कहता है कि जब आजू बाजू के क्षेत्र के लोगों ने ये अब बात सुनी कि स्मॉल पॉक्स का इलाज है तो वह अपील फाइल करने लगे कि ये वेरुलेशन टेक्निक को उनके क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और राजा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें दूसरी क्षेत्रों में भी वेरुलेशन का टीका लगवाना चालू कर देना चाहिए। तब चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि महाराज मेरे ओपिनियन में यह अभी भी बहुत जल्दी होगा कि हम इतने छोटे नंबर्स को लेकर और लोगों को भी टीका लगवाएं। और क्या यह केवल एक काऊ का फसल नहीं है, हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। जिस पर राजा चीफ स्टेट काउंसलर की बात को सुनता और शांत रहता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा फिर से रिपोर्ट करता है कि गयोंगिनी क्षेत्र के सभी लोगों को टीका लग गया है, लेकिन कुछ लोगों को टीके के साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन गयोंगी क्षेत्र के आजू बाजू के लोग अपील फाइल कर रहे हैं कि वहाँ पर भी टीके लगने चाहिए। तो राजा कहता है कि ये तो मुझे भी पसंद होगा यदि हम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी को टीके लगवाएं। और पूछता है कि आप मिनिस्टर्स क्या सोचते हैं? तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी नेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है कि वह इतने बड़े एरिया में वैक्सीनेशन करवा सके, प्लीज इस पर फिर से विचार कीजिए। तो राजा चुप रहता है। और फिर हमें फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बंदा कहता है कि बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोकल लोगों ने अपने क्षेत्र में काउ डोनेट किए हैं जब उन्हें वेरुलेशन मेथड की एफिशिएंसी के बारे में पता चला। और साथ ही बहुत सारी अपील्स बढ़ती जा रही हैं कि हमें वेरुलेशन को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो राजा कहता है कि हम इसे और लेट नहीं कर सकते, जल्दी से एक नेशनल वाइड वेरुलेशन प्रोग्राम को तैयार करो। तब चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि मुझे माफ करना महाराज, लेकिन बहुत सारे रीजन्स के कारण नेशन वाइड प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं होगा। तो राजा कहता है इसे डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि बजट सिक्योर करना मुश्किल होता जा रहा है और वैसे भी अभी विंटर आने वाले हैं। तो राजा गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि फाइनेंशियल इश्यू, लेकिन हमें तो इन्फ्लुएंशियल लोकल लोगों से काउ फ्री में मिल रही है और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि लेकिन महाराज इसका बहुत ही बड़ा बैकलेस हमें फेस करना पड़ेगा यदि हम स्कॉलर ऑफिसर्स को काउ फीस के लिए चार्ज करेंगे तो, और अभी वेरुलेशन की प्रमाणिकता भी साबित नहीं हुई है। तो आखिर हम लोगों के अंदर
कर उस काऊ की फंस को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, और इस मेथड को तो भाई तुच्छ चरवाहा परफॉर्म करता है। तब राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी कुर्सी पकड़कर चिल्लाकर कहता है कि कमीनी चीफ स्टेट काउंसलर, तुम अपने इस मौ को अभी के अभी बंद कर लो। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में हम राजा को देखते हैं जो गुस्से में कहता है कि तुम कमीनी चीफ स्टेट काउंसलर, तुम अभी अपना ये मौ बंद कर लो। इतना सुनकर पूरे दरबारी शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ, और हम राजा को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और एक अपील को उठाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? ये हायांग में कंडक्ट काउपॉक्स वैक्सीन की रिपोर्ट है। तुम हमेशा कहते रहते हो कि ये तुच्छ लोगों की मेथड है और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्या यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन न लगवाई हो? ऐसा यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। और जब तुम लोगों ने खुद उस वैक्सीन को लगवा लिया तो तुमने उसे अपने फैमिली मेंबर्स को भी लगवाया, और तुम अभी भी इसकी इफेक्टिवनेस को नहीं मानते और इसे नेशन वाइड इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते। तुम दोगले लोग। तो सभी मंत्री झुककर कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हम मरना डिजर्व करते हैं। तो राजा कहता है कि मैं तुम लोगों को देखना नहीं चाहता, यहाँ से निकल जाओ। जब वो लोग नहीं जाते तो राजा कहता है कि ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ और इस मैटर को मैं अपने हाथ में लेता हूँ। तुम कमीनी लोग अपना मुंह नहीं खोलना। और सभी लोग कहते रहते हैं महाराज महाराज। और हम देखते हैं कि राजा राजसभा से बाहर चला जाता है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो गुस्सा होता है और चीफ स्टेट काउंसलर से कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और कहता है कि आखिर आपको ये अंतर समझ में करना क्यों नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इस पर चीफ स्टेट काउंसलर कुछ नहीं कहते। और फिर हम वित्त मंत्री को देखते हैं जिसके बाजू में एक बंदा होता है जो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वित्त मंत्री कहते हैं कि अब हमारे पास रिप्रेजेंटेंस रिचुअल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और उसके बाद हमें इस वॉरिलेशन वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरे नेशनल वाइड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि रिप्रेजेंटेंस रिचुअल एक ऐसा है जहाँ पर मंत्री लोग अपने घुटनों के बल स्टॉप मेट पर बैठते हैं और अपनी सजा का इंतजार करते हैं। और फिर हम वित्त मंत्री के बाजू में खड़े बंदे को देखते हैं जो कहता है कि यही ठीक होगा, और हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और वह बंदा कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है कि हमें इस हार्श विंटर में रिप्रेजेंटेंस रिचुअल करना होगा। और सभी लोग चीफ स्टेट काउंसलर की तरफ देखकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं राज्यसभा में जहाँ केवल चीफ स्टेट काउंसलर और इतिहासकार बचा होता है, और चीफ स्टेट काउंसलर एक गहरी सांस लेते हैं। और फिर हम चीफ स्टेट काउंसलर को देखते हैं जो मन में सोचते हैं कि मैंने बहुत लंबा जी लिया, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी के हालात जैसा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, मैं ऐसे ही नहीं चलते दे सकता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम उस आपातकालीन समय में आ जाएंगे जो हमें ग्रेट किंग तंजोंग के समय देखना पड़ेगा। मैं इसे फिर से नहीं होने दूंगा, मैं इसे किसी भी हालत में रोकूंगा, इसके लिए चाहे तो मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही देनी पड़े। और फिर हम एक यूनिट को देखते हैं जो किम को ये सारी चीजें बता रहा होता है, जहाँ किम कहता है कि तो ऐसा है, तो मेरे फादर ने क्या कहा, और पूछता है कि उसके बाद वह कहाँ गए। तो वह यूनिट कहता है कि उसके बाद महाराज महारानी के पास गए हैं। और किम कहता है कि क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी है तो क्यों ना हमें इन सब मंत्रियों को उड़ा देना चाहिए। तो यूनिट को बात समझ में नहीं आती और पूछता है कि आपका क्या मतलब है। तो किम कहता है कि कुछ नहीं। और किम मन में सोचता है कि क्या उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये फालतू की बकवास करने का अभी कोई समय नहीं है। और फिर हम वित्त मंत्री को देखते हैं जो पैलेस के सामने रिप्रेजेंट रिचुअल करने के लिए बैठ रहे होते हैं और बोलते हैं मेरे घुटने तो पहले से ही दुख रहे हैं और ये ठंडी भी। तभी एक बंदा उनके पास दौड़ कर आता है और कहता है कि वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री पूछते हैं आखिर क्या हुआ जो तुम्हें इतनी जल्दी में यहाँ आना पड़ा। तो वह बंदा हाँफते हुए कहता है कि हिज एक्सीलेंसी चीफ स्टेट काउंसलर एक अपील लिख रहे हैं जिसमें वह महाराज के आज के एक्शंस को कंडेम कर रहे हैं। इतना सुनते ही वित्त मंत्री कहते हैं क्या, और भाग कर कहते हैं कि वह बुढ़ा आदमी पगला गया है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वित्त मंत्री कहते हैं कि हमें उससे रोकना ही होगा और वह दरवाजे खोलकर कहते हैं चीफ स्टेट काउंसलर। हम जहाँ पर चीफ स्टेट काउंसलर और इंस्पेक्टर जनरल को देखते हैं और वित्त मंत्री कहते हैं कि यूर एक्सीलेंसी आकर आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो रिप्रेजेंट रिचुअल ही काफी नहीं होगा। क्या आप अभी अपने सही दिमाग में नहीं हैं। तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि ये वो अपील है जिसे मुझे सबमिट करना ही होगा। मैं इस मैटर को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। यदि तुम भी जोशियन के फ्यूचर के बारे में सोचते हो। वित्त मंत्री कहते हैं कि यूर एक्सीलेंसी क्या आप पगला गए हैं। तभी चीफ स्टेट काउंसलर उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देते और धक्का देकर कहते हैं कि मेरे बाजू से हट जाओ। आखिर महाराज कैसे भूल सकते हैं कि आखिर एक कंट्री को कैसे रूल करना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और वह तो ये भी भूल गए कि हम मिनिस्टर्स भी एग्जिट करते हैं। और चीफ स्टेट काउंसलर वहां से चले जाते हैं। वित्त मंत्री उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें जानते देखते हैं और फिर इंस्पेक्टर जनरल से कहते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं रोका। क्या तुम लोग फिर से लाल रंग देखना चाहते हो। तो इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि मैं इसलिए शांत रहा क्योंकि मुझे उसकी बातें समझ में आती हैं। वह एक ऐसी चीज कर रहा है जो एक सच्चे स्कॉलर्स को करनी चाहिए। और फिर हम उस अपील
अपील को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं चीफ स्टेट काउंसलर रोयू जुगनू अपना सर महाराज के सामने जमीन पर रखता हूँ और यह अपील आपको सबमिट करता हूँ। और कहता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि यह नाम इसे बताता है कि हमें नेशन का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसलिए हमें कभी भी पॉलिसी बनाने के डिसीजन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाए तो हमें इसे एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए और राजा को सभी के ओपिनियन सुनने चाहिए। यदि हम इसे डिस्कशन नहीं करेंगे तो आखिर लोगों का हमारे नेशन पर कैसे विश्वास बनेगा। और साथ ही जो महाराज का स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन है, इसमें हमें सबसे पहले डिस्कशन करना चाहिए। पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह हयांग क्षेत्र के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और इसकी प्रामाणिकता कितनी है, और इसके बाद हमें इसे नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यह वह डिस्कशन है जिस पर आप एग्री हुए थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बड़े एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो आपने अपने इस डिसीजन को वापस ले लिया। आखिर हम इसे कैसे एक अच्छा डिस्कशन कह सकते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट अफेयर्स तभी लागू होने चाहिए जब महाराज और उनके सब्जेक्ट दोनों किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे। और क्या आपको आखिर पता है कि क्यों आपको सब्जेक्ट की जरूरत है जो पॉलिसी को बनाए और उन्हें इम्प्लीमेंट करें? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा अकेले स्वयं ही इन सभी चीजों को नहीं देख सकते और ना ही जज कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से डिस्कशन करना चाहिए और उनकी एडवाइस को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यदि राजा स्वयं अपने बिल पर ही सभी डिसीजंस लेने लगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करने लगे तो रॉयल कोर्ट की आखिर जरूरत ही क्या होगी? ये एक राजा का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो तानाशाही से बिल्कुल अलग नहीं है। और हम राजा को देखते हैं जो इस अपील को पढ़ रहा होता है और इस अपील में आगे लिखा होता है कि यदि जब कोई तानाशाह किसी गद्दी पर बैठता है तो वह कस्टम्स की जगह अपनी पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट करता है। यदि ऐसा ही हुआ तो आखिर आगे जाकर हमारे जोशियन का फ्यूचर क्या होगा? और हमें बताया जाता है कि पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी एक ऐसी मेथड है जहां पर राजा अपने गोल को अचीव करने के लिए गलत तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है। उसे इस चीज की फिक्र नहीं होती कि उसका तरीका सही है या गलत है। इसे ऐसा समझ लो जैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी। वह केवल अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते थे, उन्हें दूसरे परिणामों की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। और उस अपील में आगे लिखा होता है कि यदि हम ऐसी सिचुएशन को रोकना चाहते हैं तो राजा और मंत्रियों के बीच में हर हालत में एग्रीमेंट मेंटेन होना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट होने के नाते और जोशियन के फ्यूचर के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर पुनः विचार जरूर करें। यदि मैं इसे समराइज करूं तो मैं बिलीव करता हूं कि काउपॉक्स वैक्सीनेशन की नेशनल वाइड इम्प्लीमेंटेशन को तुरंत ही रोक देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यदि काउपॉक्स वैक्सीनेशन की प्रामाणिकता साबित हो जाती है तो मैं रयू जुगनू चीफ स्टेट काउंसलर अपनी पूरी संपत्ति को ऑफर करता हूं। और फिर हम राज्यसभा का सीन देखते हैं जहां महाराज कहते हैं चीफ स्टेट काउंसलर क्या तुमने इसे पूरा रीड किया है? तो चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जी महाराज। और हम दूसरे मंत्रियों को देखते हैं जो चुपचाप बैठे होते हैं और हम वित्त मंत्री को देखते हैं जो डरकर कांप रहे होते हैं। और राजा उन सभी को घूर कर देखता है और कहता है कि जब मैंने पहली बार काउपॉक्स वैक्सीन वेरिएशन के बेनिफिट को समझा था तो मैंने इसे तुरंत पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया था, लेकिन मैंने अपना वह आदेश वापस ले लिया क्योंकि राइट स्टेट काउंसलर का ओपिनियन था कि यह बहुत जल्दी होगा। तो मैंने सोचा कि उनका वह ओपिनियन सही है और उसे एक्सेप्ट कर लिया। और राजा उन सभी को गुस्से में देखता है और कहता है कि मैं सभी मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैंने कब अपनी पॉलिटिकल पावर का दुरुपयोग किया है।